आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के बहुत चिंतित होंगे और उम्मीद भी करता हूं कि आप सकुशल होंगे। तो देखिए, आपको चिंता की आवश्यकता तो है, परंतु अब वर्तमान स्थितियां ही ऐसी है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आप इस बात से थोड़ा सा निश्चिंत रहें। आपके लिए ऐसे कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जहां से आप एजुकेशन लेकर भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और इसी चिंता हम भी आपके साथ हैं और हम आपके लिए कंटिन्यू बिल्कुल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी प्रकार के सब्जेक्ट को आपके लिए कंटिन्यू लेकर आएंगे और चैप्टर वाइज बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से आप स्कूल में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसी प्रकार हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपकी पढ़ाई जो है वो रुक जाएगी और आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे हमारी जो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो है ठोस प्रावस्था, तो उसके बारे में हम देखेंगे। आप देखिए, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो एक ही वीडियो में यदि हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप उसे देखते देखते बोर हो जाएं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप प्रतिदिन अपनी क्लास के अंदर रेगुलर जितना टाइम एक पीरियड अटेंड करते थे, उसी टाइप से आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर सॉलिड स्टेट से संबंधित। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक बातें करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉलिड जो ठोस होता है, द्रव होते हैं और गैस होती है। अब इन तीनों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी थोड़ी सी बेसिक से जानकारी यहाँ पर हम लेते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही इन्हीं से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, चैप्टर के अंदर द्रव और गैस से संबंधित तो कोई बात नहीं होगी, परंतु थोड़े से इनके जो परमाणु अणु होते हैं उनसे संबंधित बातें इसमें शामिल होती हैं। तो इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, इनके अंदर जो अवयवी अणु, परमाणु, कण, आयन कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से इसे देख सकते हैं। यहाँ पर जो सॉलिड होता है उसके अंदर आप पैटर्न देख सकते हैं इसके परमाणु का, है ना। तो इसके परमाणु जो बिल्कुल हैं एक दूसरे के पास पास बिल्कुल सटे हुए बैठे हुए हैं, नज़दीक बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप लिक्विड के अंदर देखते हैं कि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अपनी गति के लिए स्वतंत्र है, इसमें गति के लिए ये स्वतंत्र नहीं है। और गैस के अंदर आप देखते हैं तो इसके परमाणु तो बहुत ही दूर दूर हैं, तो ये निश्चित इधर उधर घूमते ही रहते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल जाता है जिससे विसरण हमें अंतर कहीं पर लिखने को आता है, तो हम समझ सकते हैं कि इन तीनों में से विसरण जो होगा वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है। तो हम जानते हैं कि जो गैसें होती है ना, उनके अंदर विसरण बहुत ज़्यादा होता है, और गैसें जो होती है वो इस प्रकार से फैली हुई होती है, क्योंकि उनके अणु, परमाणु, आयन, कण जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। और गैसों की अपेक्षा यदि हम द्रवों की बात करें तो इनके अंदर जो विसरण का गुण होता है वो कैसा होगा, गैसों की अपेक्षा कम होगा। और ठोस से कैसा होगा, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होगा। और ठोस के अंदर यदि हम बात करते हैं तो लिक्विड से इनके अंदर बिल्कुल ना के बराबर होगा, है ना। बहुत कम होता है और बहुत धीमी गति से और बहुत लंबे समय में होता है। अब देखिए, विसरण तीनों के अंदर हो सकता है, पर इसके अंदर जो कंडीशन होगी ना वो लंबे समय में होगी, बहुत धीमी गति से होगी। जैसे आपने जो पुरानी विंडो ग्लास होते हैं, खिड़की कांच होते हैं, वो ऊपर ऊपर मोटे पतले हो जाते हैं और नीचे के साइड में थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो देखिए, कांच तो एक प्रकार का बहुत ठोस पदार्थ होता है, परंतु उसमें भी विसरण हो जाता है। उसके नीचे जो परमाणु होते हैं वो नीचे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए कांच नीचे की साइड थोड़ा सा मोटा हो जाता है, पर वो एक लॉन्ग टाइम में होता है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट से आप विसरण को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे संपीड़ितता की हम बात करते हैं कि भाई सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड क्यों होते हैं, है ना। सॉलिड क्यों होते हैं, ठोस इतने ज़्यादा मतलब क्यों होते हैं। तो
उसका पैटर्न ही होता है, क्योंकि उनके पैटर्न को हम यहाँ पर देख सकते हैं। इनका पैटर्न इस प्रकार का है, इनका पैटर्न इस प्रकार का है। अब ये सबकी अपनी अपनी नेचर है, प्रकृति है। तो इस प्रकार से इसको देखते हैं। चलिए अब थोड़ी सी इनके बारे में बात करते हैं कि क्या हमारे पास में यदि कोई भी एक द्रव पदार्थ है, या मान लिया जाए कि गैस है, तो क्या हम इस गैस को द्रव में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, है ना। इस गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो क्या बदल सकते हैं, इसे बदल सकते हैं। और यदि कोई द्रव है तो क्या हम उसे ठोस में बदल सकते हैं। तो देखिए, हम पदार्थ की जो तीनों प्रकार की अवस्थाएं होती है, इन तीनों को आपस में बिल्कुल बदल सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास में दो जो स्थितियां हैं वो होना चाहिए। एक होता है ताप और एक होता है दाब। तो जब हम ताप और दाब में परिवर्तन करते हैं, अब देखिए जैसे ये गैस की यहाँ पर कण है, तो इस पर जब हम प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तो ये क्या होंगे, ये पास पास आ जाएंगे, ऐसे नज़दीक आ जाएंगे। अब नज़दीक क्यों आए, क्योंकि हमने इन पर प्रेशर लगाया। तो हमें क्या करना होता है, दाब को बढ़ाना होता है। दाब को हमें बढ़ाना है और ताप को हमें कम करना है। तो ताप को कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो उस स्थिति में गैसों के जो अणु होते हैं वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं। अब जब गैस के अणु ऐसे नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, तो फिर ये तो लिक्विड फॉर्म की स्टेट हो जाएगी, है ना। जैसे लिक्विड में यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो गैस जो है वो किस में आ जाएगी, लिक्विड में। और जब हम और भी यही जो हमारा तरीका रहेगा कि दाब को बढ़ाते जाएंगे और ताप को कम करते जाएंगे, तो फिर जो हमारा लिक्विड फॉर्म है वो किस में चला जाएगा, तो वो चला जाता है सॉलिड फॉर्म में, है ना। और सॉलिड फॉर्म में जब जाएगा तो वो बिल्कुल ऐसे नज़दीक हो जाएंगे। तो हमने यहाँ इस गैस का द्रव और द्रव का ठोस में परिवर्तन किस प्रकार से किया, दाब को बढ़ाकर और ताप को कम करके, है ना। तो इस प्रकार से हम इन तीनों की अवस्थाओं का परिवर्तन कर सकते हैं। अब आपने एक नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं शुष्क बर्फ, है ना। अब देखिए, शुष्क बर्फ जो होती है, तो शुष्क बर्फ आप जानते हैं किसे कहते हैं। तो शुष्क बर्फ जो होती है, ड्राई आइस जो कहलाती है, वो कहलाती है सॉलिड जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कैसे बनती है, तो वो तो क्या, CO2 तो गैस होती है, तो हमने उसे भी इसी तरह से कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो जिसे ऐसे भी आप ध्यान रखिएगा, जो ड्राई आइस होती है वो सॉलिड CO2 जो होती है उसे कहा जाता है शुष्क बर्फ। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको निकल करके आता है कि पदार्थ की जो अवस्था होती है, चौथी अवस्था, और ये अवस्था कहलाती है प्लाज्मा, है ना। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो कहलाती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होती है ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। एक और यहाँ पर अवस्था होती है, देखिए पदार्थ की एक पांचवी अवस्था भी हुआ करती है, और ये अवस्था होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये अवस्था BEC के नाम से भी जानी जाती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि पदार्थ की पांचवी अवस्था जो होती है वो BEC होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब तक पदार्थ जो है उसकी 5 अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जो पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोस का नाम भी है और यहाँ पर आइंस्टाइन का नाम भी है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिएगा कि देखिए जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, है ना, एक तो जैसी बोस थे, जगदीश चंद्र बसु, तो वो यहाँ पर इस अवस्था से रिलेटेड नहीं है। आपको ध्यान रखना है सत्येंद्र नाथ बोस, यहाँ जो बोस है सत्येंद्र नाथ बोस, और आइंस्टाइन जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। तो इन दोनों का ये मिला जुला यहाँ पर नाम है। अब देखिए दोनों का नाम इसमें क्यों जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो सत्येंद्र नाथ बोस थे उन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्थाओं के लिए
कुछ गणनाएं की थी और उन्हीं गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी। तो इन दोनों उनका नाम जो है इस अवस्था से जुड़ गया और जिस अवस्था को उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसे नाम दे दिया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये इन दोनों ने गणनाएं और भविष्यवाणी की थी, परंतु इसे प्राप्त करने वाले जो थे वो कोई और ही थे और उनका नाम था, ये थे अमेरिका के, है ना, अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ले ईवेमैन जो थे, ये दोनों जो थे इन्होंने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था को प्राप्त किया था और इसके लिए इन्हें फिर फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे, यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सॉलिड, ठोस। हमने गैस और द्रव के बारे में इसलिए चर्चा की कि इन तीनों को आपस में हम कैसे एक दूसरे से चेंज कर पाते हैं, तो इसलिए थोड़े से उनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे ठोस की, सॉलिड की। तो हम ठोस को कैसे पहचानते हैं, क्या उसके अंदर लक्षण होते हैं, क्या गुणधर्म होते हैं जिससे कि हम उसको पहचानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इनके लक्षणों को देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर करते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं ना वो उनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और आकार होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार का कोई ठोस यहाँ पर रखा है, तो मान लीजिए कि किसी भी आकार का हो सकता है। अब ये पूरी तरह क्या है, ठोस है। तो अब जो भी इसका आकार होगा, जो भी आयतन होगा वो फिक्स होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये रखा ही अपने आकार को परिवर्तित कर लेगा, बदल लेगा और कुछ और आकार में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं उनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, एक निश्चित आयतन होता है और एक बनावट होती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए पदार्थ के जो कण हुआ करते हैं, ठोस पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी अंतरा आणविक दूरियां जो होती है वो काफ़ी कम होती है। अब हमने सबसे पहले इसी को देख लिया है कि भाई हमने देखा कि जो ठोस था उसके अंदर हमने उसके अवयवी कणों को देखा था, वो तो बिल्कुल ऐसे नज़दीक नज़दीक बैठे हुए थे। तो इनके बीच में एक अणु से हम दूसरे अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कैसा है, बिल्कुल ना के बराबर। तो इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम है, ना के बराबर है ना। तो इन पदार्थों के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस होती है, अंतराणविक दूरी है, वो काफ़ी कम हुआ करती है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं जिनसे वो बना होता है, अब चाहे वो अणु से बना हो, परमाणु से या फिर आयन से, वो किसी से भी बना हो सकता है। तो उनकी जो पोजीशन रहेंगी, स्थितियाँ रहेंगी, वो निश्चित होती हैं, है ना। तो पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं वो उनकी आयनों की स्थितियाँ जो होती है वो निश्चित होती है, मतलब वो अपनी एक फिक्स जगह पर बैठे हुए उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगली बात हम कर सकते हैं, पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं वो केवल अपनी माध्य स्थितियों या मीन्स पोजीशन के चारों ओर ही दोलन कर सकते हैं, है ना। तो पदार्थ के जो अवयवी कण होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे, वो अपनी मेन पोजीशन पर ही ऑसिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि भाई ठोस पदार्थ जो होता है उसके कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, द्रव के कुछ और इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर हम द्रव और गैस की अब बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपने ठोस पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पदार्थ है वो अपनी जगह पर, अपनी माध्य स्थिति पर ही ऑसिलेट, मतलब कि मूवमेंट कर सकते हैं, हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, थोड़ी सी गति उनके अंदर हो सकती है। अब यूँ समझ लीजिएगा कि ये सब कैसे हैं, जैसे कि हम कोई गेम्स खेलते हैं और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट और तीसरे स्टूडेंट एक दूसरे से इन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं
और ये अपनी जगह पर जंप भी कर रहे हैं। तो हम अपने दोनों हाथों को फैलाकर, ऐसे अपना जो दूसरा साथी होगा वो भी अपने दोनों हाथों को फैलाकर, सब एक दूसरे के हाथ भी पकड़े हुए हैं और फिर अपने स्थान पर जंप कर रहे हैं। तो हम अपने इस स्थान से हट नहीं सकते हैं क्योंकि हमने हाथ पकड़ रखे हैं। तो ऐसे ये क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तो हैं, पर थोड़ा बहुत इनके अंदर मूवमेंट, ऐसी गति हो सकती है। तो अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर ही ये दोलन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ठोस पदार्थ जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। अब असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल और कठोर होते हैं, है ना, रिगिड होते हैं। तो ये इनकम्प्रेसिबल और रिगिड होने के इनकी वजह क्या होती है? तो वजह वही होती है क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक में बैठे होते हैं और इसी वजह से इनको दबाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनको हम प्रेशर नहीं कर पाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई सी धातु है, लोहा है या कोई सी भी धातु है, क्या आप उसको प्रेस कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं अपने हाथों से? तो वो इनकम्प्रेसिबल है ना। और रिगिड है, वो काफ़ी कठोर हैं। तो उनकी कठोरता का कारण उनकी ये कणी है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा, इनमें अंतराण्विक बल जो है वो काफ़ी प्रबल होता है। जी हाँ, इनके अंदर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे सॉलिड के बारे में। चलिए हमने इस प्रकार से ठोस को समझा कि ठोस को हम किस आधार पर पहचान सकते हैं, किस प्रकार के उसके अंदर लक्षण होते हैं। अब ठोस को हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं और उनको बांटने का जो क्रम होता है वो होता है उनके अवयवी जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं या आयन होते हैं, उनकी उपस्थिति किस प्रकार की होती है और उसी के बेस पर हम इन्हें बांट सकते हैं दो अलग अलग भागों में। देखिए दो भाग जो बांटेंगे, पहला भाग यहाँ पर है क्रिस्टली ठोस, जिसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहते हैं। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक के बारे में जानकारी देखेंगे और फिर इन दोनों में हम अंतर समझेंगे। तो देखिए आप इन दोनों को थोड़ा सा इस प्रकार से समझिएगा कि आप यदि एक को अच्छे से समझ लेते हैं तो दूसरे को आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जब एक बार आप मेहनत करते हैं और एक बार मेहनत करने पर ही आपको दो चीजें याद रहती है, तो आप एक को ही अच्छे से याद कीजिएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल ठोस जो होता है उस के अंदर क्या क्रम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्रिस्टल जो ठोस होते हैं इनकी पहचान कैसे होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये क्रिस्टली ठोस है। तो क्रिस्टली ठोस की क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका क्रम सुव्यवस्थित होता है, मतलब कि वो एक बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में जमे होते हैं। अब देखिए व्यवस्थित क्रम में किस प्रकार से जमे होते हैं, तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए इस इमेज को आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक पैटर्न के बाद में, जैसे यहाँ पर एक प्रकार का परमाणु है, ये हमारे लिए एक चित्र है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कण अणु परमाणु आयन है, इसके बाद ये है दूसरा, फिर इसके बाद यही है, और यही पैटर्न जो है ना 1 बाय 1 बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे यहाँ पर बनावट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे जब कोई भी पदार्थ के जो कण होते हैं वो जमे होते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, तो वो पदार्थ क्रिस्टली होता है ना। उस पदार्थ को हम कह सकते हैं कि ये क्रिस्टली है। तो यहाँ पर इनका जो क्रम होता है वो बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, जमा होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद इनकी पुनरावृत्ति होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक लाल परमाणु है, एक फिर नीला हरा कह सकते हैं आप, जो भी है वो है। तो इस प्रकार से एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे यही पैटर्न होता है। और सेम बनावट जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं वैसी बनावट यहाँ पर है, वैसी ही वहाँ पर है। इस प्रकार का पैटर्न इनमें एक जैसा है ना। अब बात करते हैं इनकी आगे की। तो देखिए आगे इनकी बात करते हैं, इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है ना। इनकी एक निश्चित जियोमेट्रिकल शेप होती है और
वो शेप फिक्स होती है। तो कह सकते हैं कि इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, और जहां पर भी से भी आप काट देंगे, इनको तोड़ देंगे, तो वहां पर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी है, तो हम इसे यहाँ से तोड़ देते हैं, तो क्या ये पैटर्न इस हिस्से का चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा, जैसा इसके अंदर होगा वैसा ही होगा। चाहे हम यहाँ से इसको कट कर दें, तोड़ दें, तो इसके अंदर भी वही पैटर्न होगा। तो कोई भी पार्टिकल्स इसका होगा, उसकी सेम ज्यामिति आकृति हुआ करती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। क्रिस्टल के अंदर दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और अर्थात हम कह सकते हैं इनके कणों की व्यवस्था का जो क्रम होता है, पैटर्न होता है, वो नियमित होता है, रेगुलर होता है। अब देखिए इनका जो लॉन्ग रेंज पैटर्न है, तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो कण होते हैं इनके अंदर किसी भी प्रकार से जमे हुए हैं, चाहे इनके बीच में गैप हो या किसी भी प्रकार से, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ही ये आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। इसमें बहुत लंबी दूरी तक, चाहे पदार्थ या जो भी हो, उसमें जितने भी कण रहेंगे वो उसी पैटर्न, उसी क्रम में, व्यवस्था का जो क्रम होता है वो उस फिक्स होता है, नियमित होता है, रेगुलर फॉर्म में बना रहता है। तो जब वो रेगुलर फॉर्म में एक जैसा ही चलता रहता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है ना, जिसे हम दीर्घ परास व्यवस्था भी कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि कोई ये जाते हैं कण, यदि ऐसे होते कि यहाँ पर तो पैटर्न लागू हुआ और यहाँ पर पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा हो गया, तो फिर ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, क्योंकि पैटर्न तो यहीं तक लागू हुआ, इसके बाद तो पैटर्न जो है वो चेंज हो गया, गड़बड़ा गया। तो यहाँ पर हम ये जो है लघु परास व्यवस्था हो जाती है ना। और ये दीर्घ परास व्यवस्था जितने दूरी तक, जितने लंबाई में रेगुलर फॉर्म के अंदर ये ऐसी व्यवस्था बनाए रखते हैं, तो इसी को हम कहते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए कणों की जो नियमित व्यवस्था होती है, उसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में एक जैसे अंतराल पर होती है। तो आप यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से समझ ही सकते हैं, इसमें पुनरावृत्ति क्रिस्टल के अंदर हो रही है और एक जैसे अंतराल पर हो रही है। मतलब जितने डिस्टेंस पर, जितने दूरी पर ये परमाणु है, सेम उसी टाइप का दूसरे अगले परमाणु पर भी उतनी ही दूरी पर है। तो इनकी जो व्यवस्था होती है, पुनरावृत्ति होती है, वो एक जैसे अंतराल पर होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। क्रिस्टली ठोस जो होते हैं वो साधारणतः छोटे छोटे लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है। अब देखिए हम जब किसी भी क्रिस्टल की बात करेंगे, किसी भी ठोस की बात करेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल बने होते हैं, और उन छोटे छोटे क्रिस्टलों से वो ठोस पदार्थ जो होता है वो बना होता है। तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। जब आप चैप्टर को आगे समझेंगे तो वहां पर आप उसके डायग्राम से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी ठोस को लेते हैं, तो ये एक उसका शेप मान लिया हमने इस प्रकार से, ये है ना। अब ये किसी भी प्रकार का ठोस का एक जो स्ट्रक्चर है। अब इसमें ऐसे और भी छोटे छोटे क्रिस्टल जो हैं, जालक जो हैं, वो इसके अंदर जुड़े हो सकते हैं, और ये एक बड़ा ठोस हो गया। तो इस प्रकार से हम आगे डायग्राम से उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इस पॉइंट को। चलिए आगे बात करते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं। तो वास्तविक ठोस का मतलब होगा यहाँ पर कि जिन्हें हम सही रूप में ठोस कह सकते हैं कि हाँ ये सॉलिड है। तो क्या ठोस अवास्तविक भी होते हैं? तो बिल्कुल कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो लगते ठोस जैसे हैं, पर वास्तव में वो क्रिस्टली ठोस नहीं होते हैं। मतलब ठोस तो होते हैं दिखने में, पर एक उनके अंदर ये जो गुण होना चाहिए जो क्रिस्टली ठोस के अंदर होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो फिर उन्हें हम क्या कह सकते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अक्रिस्टली ठोस, है ना। तो आपको ये जो पॉइंट है इन्हें ध्यान में रखना है, और इन्हीं पॉइंट का अपोजिट आपको जो क्रम है वो लागू कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर पहले पॉइंट को आप समझते हैं
कि क्रम सुव्यवस्थित है, तो सुव्यवस्थित की जगह पर हम कर सकते हैं कि अव्यवस्थित है, तो फिर अव्यवस्थित क्रम किसके अंदर होगा? अक्रिस्टली के अंदर। आप ध्यान रखिएगा, अक्रिस्टली के अंदर अव्यवस्थित क्रम होता है, मतलब कि एक निश्चित नहीं होता है। निश्चित ज्यामितीय आकृति होती तो अक्रिस्टली के अंदर क्या हो जाएगी? यही पॉइंट जो है हमारा उल्टा हो जाएगा कि वहां पर इनकी ज्यामितीय आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है ना। फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके अंदर दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? लघु परास व्यवस्था हो जाएगी, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कणों की नियमित व्यवस्था की पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में एक जैसे अंतराल पर होती है और वहां पर एक जैसे अंतराल पर नहीं होगी। आगे बात करते हैं, ये वास्तविक ठोस है तो वो कुछ अवास्तविक ठोस होंगे। चलिए आगे हम और भी कुछ पॉइंट हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोस के, उनको समझते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका एक और बहुत अच्छा पॉइंट है कि इनका गलनांक जो होता है ना वो निश्चित होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका वो फिक्स होता है। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर किसी भी पदार्थ को लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमने रबर को लिया या प्लास्टिक को लिया, है ना। अब ये हमारे लिए एक उदाहरण है, ठीक है, रबर या प्लास्टिक। अब एक तरफ मैंने कोई भी धातु ले लिया, मान लीजिए लोहा या तांबा, कोई सी भी धातु ले ली, इन्हें मैं ले सकता हूँ। अब देखिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम लोहा है ऐसे गलाएंगे तो हमें इसके लिए जो एक निश्चित टेम्परेचर होगा, गलनांक इसका जो होगा वहां तक इसे गर्म करना होगा, उसके बाद ये चेंज होगा, अपनी अवस्था बदलेगा। परंतु जैसे रबर है, प्लास्टिक है, आप इनको थोड़ा सा भी हीट देंगे, थोड़ी सी भी गर्मी देंगे, थोड़ा सा भी ताप देंगे तो ये क्या हो जाते हैं? नरम हो जाते हैं। और नरम होने के बाद में फिर ये धीरे 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 पिघलने की कोशिश करते हैं और फिर ये पिघल भी जाते हैं और फिर ये द्रव जैसे फॉर्म में आकर के, लिक्विड जैसे फॉर्म में आकर के फिर बहना भी चालू कर देते हैं। तो इनका कोई निश्चित फिक्स गलनांक ही नहीं है ना। और यहाँ पर ये क्या है? सॉलिड हैं, ये क्रिस्टली हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, तो इनका बिल्कुल फिक्स होगा कि इस पर मतलब इस पर ही गलेंगे और यहाँ पर कोई निश्चित टेम्परेचर ही नहीं है, कोई मेल्टिंग पॉइंट ही फिक्स नहीं है। थोड़ी सी भी गर्मी क्या देखेंगे ये कि ये चल पड़ेंगे बहने को, तो नरम हो जाएंगे, धीरे धीरे फिर बहने लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये विषमदैशिक होते हैं, है ना, एनिसोट्रोपिक होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक किस प्रकार के होते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए विषमदैशिकता का मतलब होता है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक आदि जो होते हैं ये भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। और ऐसा भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टलीय ठोस के अलग अलग व्यवस्था के कारण से होता है ना। अब शायद आप इस बात को समझ नहीं पाए, चलिए अब इसे समझिए। देखिए अब यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखिएगा और इसमें यहाँ पर दो लाइनें बनी हुई है। अब को देखिएगा, है ना, ये लाइन जो है इस प्रकार से जा रही है। तो यहाँ पर आप इसके जो अवयवी कण है, परमाणु, अणु, कुछ भी, तो यहाँ देखिए एक यहाँ पर लाल आ रहा है और एक यहाँ पर ये कुछ नीला कलर का जो है ये आ रहा है, जो हल्का सा दूधिया भी है। अब यहाँ पर फिर देखिए कि ये रेड है, फिर ये ब्लू जैसा है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर रेड है। तो यहाँ पर पैटर्न जो है ना वो इस टाइप से लागू हो रहा है। चलिए मैं एक को ए नाम दे देता हूँ, दूसरे को बी नाम दे देता हूँ, फिर ए नाम दे देता हूँ, फिर बी नाम दे देता हूँ, फिर ए और फिर बी। ये हमारी ऐसे लाइन बनी हुई है, समझिएगा। अब आप एक और लाइन इसके अंदर बड़ी यहाँ पर बनी हुई है, उससे देखिएगा जो इस प्रकार से बनी हुई है। अब ये जो लाइन है ना ये इस प्रकार से है,
कि आप इस साइड से इसको देख रहे हैं, इस प्रकार के गुणों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए वाले परमाणु हैं तो वो ही इसमें आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे, या आप थोड़ा सा दूरी से देखेंगे, इधर यहाँ से देखेंगे तो फिर आपको बी 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 यही पैटर्न दिखेगा, है ना। अब आप मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर सभी रेड वाले हैं, यहाँ पर ब्लू वाले हैं, तो इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस साइड से देख रहे हैं तो कुछ अलग दिख रहा है, इस साइड से देख रहे हैं तो अलग दिख रहा है। तो मतलब ये डिफरेंट जो यहाँ पर हमें शो हो रही है पोजीशन, अब ये क्यों हो रही है? तो भाई इनके परमाणु की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि यहाँ इधर से देखते हैं तो इस प्रकार से बैठे हुए हैं और यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसे बैठे हुए हैं। तो इसे हम कहते हैं विषम देशिकता, मतलब कि अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करना, गुणों को दिखाना। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टलीय ठोस? क्योंकि इनकी अलग अलग व्यवस्था के कारण से होता है। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विषम देशिक होते हैं। अब इसी डायग्राम को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम अक्रिस्टलीय की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे यहाँ ये अलग अलग विषम दिशाओं से अलग अलग प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर वो समदेशिक होंगे, है ना। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, जब हम उन्हें किसी तेज धार वाले औजार जैसे चाकू वगैरह से काटते हैं या दो टुकड़े करते हैं तो इसकी जो टुकड़े की सतह होती है ना, वो सपाट और चिकनी होती है। तो जब भी इन्हें हम काटेंगे ना तो ये बिल्कुल एक समतल सतह के साथ में हमें दिखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके कुछ उदाहरणों की। तो इसके कुछ उदाहरण जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, हीरा है, लोहा है, सोना, चांदी, तांबा आदि अधातुएं सभी इसके अंदर आ जाती हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा? तो हमें इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है कि क्या इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है, शेप फिक्स है ना। इस प्रकार से हमें उन चीज़ों को ध्यान में रख करके इसको पहचानना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले हमारे ठोस की ओर, जो कि है अक्रिस्टलीय अमॉर्फस सॉलिड, है ना। अब अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस सॉलिड क्या हुआ करते हैं तो इसको समझते हैं। देखिए एमॉर्फस जो है ये ग्रीक शब्द है ना, ये ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ होता है आकृति नहीं होना। अब कुछ प्रश्न आपको इससे ध्यान में भी रखना है कि एमॉर्फस का मतलब क्या होता है। तो आकृति नहीं होना। अब आकृति नहीं होना मतलब कि आकृति ही नहीं होगी, तो आकृति तो होगी पर एक जो जैसी होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, वैसी नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि अक्रिस्टलीय जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो असमान आकृति वाले कणों से बने होते हैं, है ना। यानी कि जो आकृति होती है वो कैसी होती है? असमाकृति, इर्रेगुलर शेप में ये हुआ करते हैं। चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। अब जो पॉइंट आपने क्रिस्टलीय के अंदर देखे थे उन्हीं का आप विपरीत कर दीजिए तो यहाँ के सारे पॉइंट आपके बन जाएंगे। देखिए क्रिस्टल में अवयवी कणों का जो क्रम होता है वो कैसा होगा? वहां पर कैसा था? सुव्यवस्थित था, और यहाँ पर कैसा है? अव्यवस्थित होगा, है ना। ये अव्यवस्थित होगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे। इनकी ज्यामितीय आकृति, जियोमेट्रिकल जो शेप होगा वो फिक्स नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा, और वहां पर कैसा था? डेफिनेट था। चलिए आगे बात करते हैं। इन क्रिस्टल में जो लघु परासी व्यवस्था यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, जो कि कणों की व्यवस्था का क्रम अनियमित भी होगा। अब देखिए इनको समझते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि ये यहाँ तक एक पैटर्न में चल रहे हैं और आगे जाकर के इन्होंने पैटर्न बदल लिया, तो ये क्या हुआ? एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर हुआ, है ना। मतलब कणों की जो व्यवस्था थी वो कुछ समय तक तो चली, उसके बाद वो बदल गई, तो ये लघु परासी व्यवस्था हो जाती है।
और ये होती है अक्रिस्टली ठोसों के अंदर। अब ये इनके जो अवयवी कण होते हैं, अणु परमाणु आयन, ये कुछ बैठे ही ऐसे होते हैं कि कहीं पर झुंड के झुंड बैठ गए और कहीं पर ऐसे दिखा रहे हैं कि हम तो एक पैटर्न में बैठे हैं। पर यहाँ देखिए यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो कुछ अलग ही बैठे हुए हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कणों की जो व्यवस्था की पुनरावृत्ति होती है ना, वो संपूर्ण क्रिस्टल में एक जैसी नहीं होती है। अब देखिए पुनरावृत्ति यहाँ तक तो हमने देखा कि चलो यहाँ से ऐसे ही सेम डिस्टेंस पर ये प्रकट हो रहे हैं, पर यहाँ पर पुनरावृत्ति तो कुछ अलग ही प्रकार की हो जाती है। तो इनकी पुनरावृत्ति जो होती है वो संपूर्ण क्रिस्टल में एक समान नहीं होती है। और ये जो ठोस होते हैं ये अवास्तविक ठोस कहलाते हैं, जिन्हें हम या तो अवास्तविक कह दें या फिर छद्म कह दें। छद्म का मतलब होता है आभासी, जो हमें ऐसा आभास तो करवाएंगे कि ठोस हैं, पर वास्तव में पूरे ठोस नहीं है। एक जो रियल होना चाहिए वैसे ठोस वो नहीं है, है ना। तो फिर इन्हें हम छद्म ठोस, आभासी ठोस या फिर स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, है ना। इन्हें ये भी कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका गलनांक जो होगा ना वो निश्चित नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो निश्चित नहीं होगा। थोड़ा सा ताप दिखाएंगे और पिघलने की ओर होंगे, और ताप थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा और फिर पिघलना शुरू कर देंगे और फिर धीरे धीरे बहना भी चालू कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनके पैटर्न की। तो पैटर्न देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पैटर्न जो है ना वो एक बिल्कुल निश्चित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच में ये जो पैटर्न है ये कितनी गैप बन रही है, और यहाँ पर देखिए आप कितनी सी गैप बन रही है। देख सकते हैं कि इनका जो पैटर्न का क्रम है क्या वो एक जैसा है। तो यहाँ पर ये तो आपको लगेगा कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये तो दिख रहा है आपको पैटर्न तो, पर क्या सेम डिस्टेंस पर ये मौजूद है? तो ये बिल्कुल एक जैसे अंतराल पर नहीं है, कहीं पर झुंड जैसे हैं और कहीं पर दूरी पर हैं। तो इस कारण से इनका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं है। इन्हें हम आभासी ठोस कहते हैं, ये वास्तविक ठोस इनको मानते नहीं है, है ना। तो ये कुछ कारण है। तो इस डायग्राम से और उस डायग्राम से दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति होती है ना वो समदैशिक होती है। अब हमने जैसे वहाँ विषमदैशिक देखा था कि इस प्रकार से देखने पर हमें कुछ ऐसा क्रम दिखता है, और जो कि हमने देखा था वहाँ पर ऐसे देखने पर अलग दिख रहा है, ऐसे देखने पर अलग दिख रहा है। पर ये कैसे होंगे? समदैशिक होंगे। यदि ये इधर से भी ऐसे दिखेंगे तो इधर से भी ऐसे ही दिखेंगे। कहने का मतलब ये है। चलिए आगे हम बात करते हैं इनके कुछ उदाहरणों की। तो कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, स्टार्च है आदि जो है ये इसके उदाहरण हैं। अब आप उदाहरणों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और उसमें कौन से भी उदाहरण रखे जा सकते हैं और उनको पूछ लिया जाएगा कि भाई ये बताइए कि ये क्रिस्टली है कि अक्रिस्टली है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ अक्रिस्टली जो ठोस हुआ करते हैं ना उनमें द्रवों के समान बहावशीलता का गुण भी होता है। अब देखिए हैं तो ठोस, पर जैसे लिक्विड कैसे फ्लो करता बहता है, तो उसी प्रकार से इनके अंदर भी बहावशीलता का गुण पाया जाता है, और इसी वजह से हम इन्हें छद्म ठोस कहते हैं, या फिर इन्हें हम अतिशीतित द्रव भी कह देते हैं। और अतिशीतित द्रव ये क्वेश्चन बन जाता है कि अतिशीतित द्रव किन्हें कहा जाता है? तो जो छद्म ठोस हैं, ऐसे कुछ क्रिस्टलीय ठोस हैं जिनमें द्रव के समान बहावशीलता का गुण होता है, उन्हें हम छद्म ठोस, स्यूडो ठोस या फिर अतिशीतित द्रव या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड भी नहीं कह सकते हैं। अब देखिए जैसे कुछ पुरानी इमारतें होती है ना, उनके अंदर जो खिड़कियां लगी होती है और उनके कांच जो होते हैं, खिड़कियों में जो ग्लास लगवाए जाते हैं, वो नीचे की ओर मोटे होते हैं और उनका जो शीर्ष होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक खिड़की है, इसके अंदर ये विंडो लगा है, विंडो ग्लास लगा है,
तो ये जो ऊपर का जो इसका सिरा है ये तो कुछ पतला हो जाएगा और यहाँ नीचे का जो सिरा है ये कुछ मोटा हो जाएगा। अब ये मोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये एक हमने देखा था कि इनके अंदर विस्तरण होता है पर बहुत धीमी गति से, बहुत लंबे समय में होता है। तो ये जो कांच के जो कण हैं, परमाणु अणु जो भी है ना, वो धीरे धीरे लंबे समय के बाद में नीचे की ओर बहना चालू कर देते हैं और फिर वो यहाँ पर तो ज़्यादा जमा हो जाते हैं और इधर इनकी कमी हो जाती है। तो इनके अंदर ये बहावशीलता का गुण है और इसी वजह से हम इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड या अतिशीतित द्रव या स्यूडो ठोस, आभासी ठोस, छद्म ठोस आदि नामों से जानते हैं। चलिए आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि एनिलिंग क्या होती है ना। अब एनिलिन या तापानुशीतन जिसे हम कहते हैं ये क्या चीज़ होती है? तो देखिए हम जब इस ग्लास के ऊपर से बात करते हैं, जैसे पुरानी विंडो ग्लास का दूधिया होना किस वजह से होता है, तो ये तापानुशीतन या एनिलिंग के कारण से होता है। अब ये तापानुशीतन क्या है? तो देखिए नाम से आप समझते हैं ताप और शीतलता, मतलब ताप मतलब गर्मी दो और फिर ठंडा कर दो। तो जैसे हम इस ग्लास को देखते हैं, अब ये ग्लास लगा है कहाँ पर? खिड़की पर। अब जब ये खिड़की पर लगा है तो निश्चित इसके ऊपर क्या होती है कि जो सनलाइट होती है वो निश्चित यहाँ पर इस पर गिरेगी। अब दिन में ये कांच क्या होगा? गर्म होगा। रात को जब सूर्य ढल जाएगा रात्रि के समय ये कांच क्या होगा? फिर ठंडा होगा, है ना। तो ये फिर ठंडा होगा और दिन में क्या हुआ? गर्म हुआ। तो ये दिन में गर्म हो रहा है, फिर रात को ठंडा हो रहा है, फिर कल गर्म होगा, फिर ठंडा होगा। तो इस प्रकार से गर्म भी होना और फिर ठंडा भी होना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक लंबे समय तक ऐसी प्रक्रिया जब चलती रहती है तो वो जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है उसके अंदर कुछ सूक्ष्म क्रिस्टलीय गुण पैदा हो जाता है ना। सूक्ष्म क्रिस्टलीपन भी उसके अंदर आ जाता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एनिलिंग, है ना। तो इस प्रकार से ये पुरानी विंडो ग्लास दूधिया जो होने का कारण है वो तापानुशीतन या एनिलिंग के कारण है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है ना, एग्जाम में पूछे जाने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी होते हैं। अब दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे कि सिलिकॉन होता है जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस है और सूर्य के प्रकाश विद्युत रूपांतरण करने पर ये एक श्रेष्ठतम फोटोवोल्टिक पदार्थ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय पदार्थ, जैसे हमने देखा यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण है। ऊपर कांच को आपने देखा तो कांच का आप यूज़ करते हैं नहीं करते हैं। रबर है, रबर के टायर हैं और जो भी चीज़ें रबर से बनती है, प्लास्टिक है ना। बहुत सारे जो पॉलीमर्स होते हैं प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। तो हम अक्रिस्टलीय पदार्थों का भी बहुत उपयोग हमारे दैनिक जीवन में करते ही हैं। तो इन्हीं का एक जो उपयोग है वो यहाँ पर थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि इसलिए इसको अलग लिखा है और अलग बताया गया। जैसे सिलिकॉन है, ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है और इसका उपयोग किया जाता है सूर्य के प्रकाश से विद्युत बनाने में। मतलब सूर्य का प्रकाश होता है उसे विद्युत में रूपांतरित करने में ये एक बहुत अच्छा पदार्थ है जो कि अक्रिस्टलीय है। चलिए आगे देखिए, हमने बात की यहाँ पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों को हमने सीखा और समझा। अब देखिए यहाँ पर ये जो तालिका है ये आपके लिए है और इसे आपको देखना है और समझना है और क्या आप इसमें अंतर लिख पाते हैं या समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए आपने चैप्टर को समझा है और ध्यान से आपने समझा है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप इसे नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप और भी पॉइंट यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। मैंने सिर्फ एक टेस्ट के रूप में ये दिया है। तो देखिए जैसे हम शेप की बात करेंगे, आकार की, तो भाई क्रिस्टलीय का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो वो निश्चित होता है। इसमें कैसा होगा? अनिश्चित होगा। गलनांक इसका कैसा होगा? निश्चित होगा, इसका अनिश्चित होगा।
ये ठोस का कौन सा प्रकार होता है, तो ये वास्तविक होता है ना। और ये किस प्रकार का होगा, तो ये छद्म होगा, आभासी होगा। इनके कणों की व्यवस्था कैसी होती है, कैसे जमे होते हैं, नियमित क्रम में जमे होते हैं। इसी के साथ में हम बात करें कि जो एक लॉन्ग रेंज पैटर्न होता है, ऑर्डर होता है, वो इसमें लागू होता है और इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। लघु परासी व्यवस्था होती है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। विदलन का गुण, विदलन का मतलब होगा जैसे हम चाकू से काटेंगे तो ये कैसे दिखेंगे और ये कैसे दिखेंगे। अब और भी आप जैसे दैशिकता जोड़ सकते हैं, ये समदैशिक, विषमदैशिक। तो क्या आप इनमें अंतर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपने चैप्टर को समझा है तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर आज का जो वीडियो है ये हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम चैप्टर को जहाँ से हम अभी समाप्त कर रहे हैं इसके आगे से शुरू करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आप क्या चीज़ समझ पाए, क्या नहीं समझ पाए, तो आप अपना फीडबैक, आप जैसा भी वीडियो आपको लगा है आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आप नाम के साथ अपना कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि कौन कौन विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।